आज की इस वीडियो में जो प्रिजम्पशन और डॉक्यूमेंट के हवाले से जो रिमेनिंग प्रिजम्पशन है उनको हम कवर करेंगे, जो कि मे प्रिज्यूम वाली प्रिजम्पशन रह गई थी, उनको कवर करेंगे। अब जिन प्रिजम्पशन के साथ मे की वर्डिंग लगी होती है तो उधर जो है वो बेसिकली कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है कि आया तो कोर्ट जो है उस चीज़ को फैक्ट को मान ले या फिर ना कंसीडर करे। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, कानूनी शहादत ऑर्डर के अंदर जब हम लोग इंटरप्रिटेशन क्लाउज को पढ़ेंगे तो वहाँ पर फैक्ट की डेफिनेशन में जो ये प्रिजम्पशन के हवाले से बताया गया है कि जब किसी फैक्ट के साथ इस ऑर्डर के अंदर जहाँ भी मे प्रिज्यूम का वर्ड आएगा तो उस चीज़ को भी कोर्ट एडमिट ही कंसीडर करेगी, जब तक जो है कोई दूसरी पार्टी इसे कॉल इन क्वेश्चन नहीं करती, यानी इसे रिबट नहीं करती, या फिर जो है कोर्ट इसे खुद ही डिसप्रूव करने के लिए एविडेंस ना मांगे, तब तक जो है वो इस चीज़ को जिस फैक्ट के साथ में प्रिज्यूम का वर्ड लगा होगा तो उसे कोर्ट एडमिट ही कंसीडर करती है। तो रेलेवेंट आर्टिकल जो है इससे वो है आर्टिकल 96 टू 98 एंड 100 टू 101। तो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 96 प्रिजम्पशन एज टू द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड, यानी अगर तो कोई फॉरेन जुडिशियल कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है तो उनके हवाले से कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी। तो सिंपल है, द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जुडिशियल कोड ऑफ एनी कंट्री नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ पाकिस्तान जेन्युइन एक्यूरेट, यानी अगर तो फॉरेन जुडिशियल कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो कोर्ट इसके हवाले से प्रिज्यूम कर सकती है कि ये जेन्युइन एक्यूरेट है। मे प्रिज्यूम का वर्ड है, यानी कि कोर्ट मान भी सकती है कि जेन्युइन एक्यूरेट है और नहीं भी मान सकती, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। लेकिन ये जो प्रिजम्पशन है ये विद लिमिटेशन है। कौन सी? इफ़ द डॉक्यूमेंट purport to be certified in any manner which is certified by any representative of the federal government in or for such country to be the manner commonly in use in that country for the certification of copies of judicial record, यानी ये जो आप लोग फॉरेन जुडिशियल कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी को प्रोड्यूस कर रहे हो एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इसको जो है सर्टिफाइड होना चाहिए उसी तरीक़ाकार के तहत जो कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इसे सर्टिफाइड करता है, या तो उस लिहाज से सर्टिफाइड होना चाहिए या फिर इसे सर्टिफाइड होना चाहिए उस मैनर के लिहाज से जो कि इस कंट्री के अंदर डॉक्यूमेंट को सर्टिफाइड करने के लिए सर्टिफाइड कॉपीज़ की सर्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। सब आर्टिकल 2 के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फेडरल गवर्नमेंट है वो डिफाइन किया गया है, जिसके हवाले से सिंपल उन्होंने बताया हुआ है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आता है वो ऑफिसर जो कि पॉलिटिकल एजेंट है, और पॉलिटिकल एजेंट भी वो जो कि जनरल क्लाउज एक्ट 1870 के सेक्शन 3 के क्लाउज 40 के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिजम्पशन एज टू द आर्टिकल 97 प्रिजम्पशन एज टू द बुक मैप एंड चार्ट, यानी अगर इन तीनों चीज़ों को बुक मैप और चार्ट को ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस किया जाए कोर्ट के अंदर तो इनके हवाले से कोर्ट क्या प्रिजम्पशन अडॉप्ट करेगी। तो इधर ये है कि द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट एनी बुक टू विच इट मे रेफर फॉर इन्फॉर्मेशन और मैटर ऑफ पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट एंड दैट एनी पब्लिश मैप और चार्ट, यानी अगर किसी कोर्ट रेफ़र करती है किसी बुक को, किसी पब्लिश मैप और चार्ट को किसी जनरल और पब्लिक इंटरेस्ट मैटर से मतलब इंफॉर्मेशन लेने के लिए, दैन द स्टेटमेंट ऑफ विच आर रेलिवेंट फैक्ट एंड विच इज़ प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन। अब जिस चीज़ के लिए वो रेफ़र कर रही है तो ये जो स्टेटमेंट इनके अंदर मेंशन की होगी बुक मैप और चार्ट को, वो रेलिवेंट ही कंसीडर की जाएगी। and was written and published by a person and at a time and place by whom or is what purport to have been written or published, यानी कि कोर्ट जो है वो जब इनको रेफ़र करती है तो बेसिक स्टेटमेंट इनकी रेफ़र कंसीडर की जाती है, रेलेवेंट कंसीडर की जाती है। इनके हवाले से कोर्ट यही प्रिजम्पशन डेवलप कर सकती है कि जो इसके बारे में शो किया जा रहा है ना कि ये बुक फ़लाँ पार्टी ने फ़लाँ ऑथर ने राइट डाउन की है और फ़लाँ टाइम पे और इस प्लेस पे ये पब्लिश हुई थी, तो कोर्ट इसकी टाइम और प्लेस ऑफ पब्लिकेशन और ऑथरशिप के हवाले से ही प्रिजम्पशन कर सकती है कि हाँ ये इसी पर्सन की राइट डाउन है या इसी टाइम और प्लेस पर ये पब्लिश हुई थी। इस चीज़ के हवाले से इस बुक मैप और चार्ट के हवाले से कोर्ट प्रिजम्पशन डेवलप कर सकती है। अब जो इसका कंटेंट जो रेफ़र कर रही है कितना एक्यूरेट है, इसका मतलब ये कि इसके हवाले से कोर्ट प्रिजम्पशन डेवलप नहीं कर सकती क्योंकि वो ये चीज़ इस आर्टिकल के अंदर नहीं मेंशन की गई। मतलब अगर वो किसी मैटर से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बेशक इन्हें रेफ़र कर लेती है कोर्ट, तो वो इन्फॉर्मेशन का स्टेटस क्या है कि वो रेलेवेंट तो कंसीडर कर ली जाती है, और कोर्ट उनके जो ऑथरशिप और उनके टाइम और प्लेस ऑफ पब्लिकेशन के हवाले से भी प्रिजम्पशन डेवलप कर लेती है कि ठीक है ये जेन्युइन है कि हाँ इसी टाइम पर ही पब्लिश हुई होगी, इसी पर्सन ने ये राइट डाउन की होगी। लेकिन ये जिस पर्पज़ के लिए वो इसे रेफ़र कर रही है, कंटेंट को देखने के लिए कह रही है, वो कंटेंट कितना एक्यूरेट है उसके हवाले से ये आर्टिकल साइलेंट है, तो उसके हवाले से यानी कि कोर्ट प्रिजम्पशन अडॉप्ट नहीं कर सकती कि वो कितना एक्यूरेट है। नेक्स्ट है आर्टिकल 98 जो कि कहता है प्रिजम्पशन एज टू द टेलीग्राफिक मैसेज। नेक्स्ट है प्रिजम्पशन एज टू द टेलीग्राफिक मैसेज।
यानी अगर टेलीग्राफिक मैसेज को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर प्रोड्यूस किया जाए तो इसके हवाले से कोर्ट क्या प्रिजम्पशन अडॉप्ट करेगी। अब इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि हमें आइडिया क्लियर हो कि टेलीग्राफिक मैसेज बेसिकली होता क्या है। तो टेलीग्राफिक मैसेज बेसिकली एक ऐसा मैसेज है जो कि कोड की सूरत में सेंड किया जाता है। ये बिल्कुल ये जो आजकल के टाइम पीरियड में हम लोग व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक या टेलीग्राम या जीमेल के थ्रू जो मोबाइल में सिंपल मैसेज की एप्लीकेशन है इसके थ्रू जो हम लोग मैसेज सेंड करते हैं, ये वाले मैसेज इस आर्टिकल की कैटेगरी में फॉल नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर कोड की सूरत में मैसेज सेंड नहीं किया जा रहा होता। वहाँ पर हमें एक मैसेज जो है वो एक ऐसा मैसेज होता है जो कि कोई भी ले पर्सन समझ सकता है। यहाँ पर जो है वो मैसेज बेसिकली कोड की सूरत में भेजा जाता है, इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल के थ्रू मैसेज भेजा जाता है, और जिस डिवाइस पर दूसरी टेलीग्राफिक मशीन पर जब ये मैसेज आता है तो वहाँ पर ये रिसीव होने के बाद कोड की सूरत में प्रिंट आउट हो जाता है। ये बेसिकली पहला इलेक्ट्रॉनिकल मोड ऑफ कम्युनिकेशन था, क्योंकि पहले कम्युनिकेशन के मोड के लिए जो है वो इस्तेमाल होती थी तार वगैरह, कबूतर और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती थी। ये पहला जो है वो इलेक्ट्रॉनिकल मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो था ये टेलीग्राफिक मैसेज को इस्तेमाल किया गया। अभी जो इसकी प्रैक्टिस है वो आम पब्लिक तो इस्तेमाल नहीं करती इस मोड ऑफ कम्युनिकेशन को, लेकिन ये जो फोर्स सेक्टर है, आर्मी सेक्टर, वहाँ पर ये चीज़ इस्तेमाल होती है। और कोड की सूरत में चूँकि यहाँ पर मैसेज सेंड किया जाता है तो इधर जिस तरह हम नॉर्मली मैसेज के अंदर हमारा अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, और कीपैड होता है, वहाँ पर अल्फ़ाबेट होते हैं, उनको टाइप करके हम लोग अपना मैसेज ड्राफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पर भी इधर कीबोर्ड जो है वो इस तरह है कि है तो वो अल्फ़ाबेट की सूरत में ही, लेकिन उस हर अल्फ़ाबेट का एक कोड बना हुआ है। मतलब ए के लिए अलग कोड है, जेड के लिए अलग कोड है, और रिमेनिंग अल्फ़ाबेट के लिए अलग कोड है। हम लोगों ने जब अपना मैसेज डायल करना है कोड वर्डिंग में, तो हम लोगों ने डायल तो वही करने हैं ये अल्फ़ाबेट ही, लेकिन वो जाता कोड की सूरत में ही है। तो यहाँ पर बेसिकली टेलीग्राफिक मैसेज ऐसा मैसेज होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन ही है जहाँ पर एक कोड की सूरत में मैसेज सेंड किया जाता है। तो यहाँ ये टेलीग्राफिक मैसेज होता है। ये आर्टिकल बेसिकली डील करता है कि जब आप लोग टेलीग्राफिक मैसेज को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर प्रोड्यूस करते हो तो उसके हवाले से कोर्ट क्या प्रिजम्पशन अडॉप्ट करेगी। तो कहते हैं कोर्ट में प्रिज्यूम दैट द मैसेज फॉरवर्डेड फ्रॉम अ टेलीग्राफिक द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट message forwarded from a telegraphic office to the person to whom such message purport to be addressed correspond with the message delivered for transmission at the office from which the message purport to be sent। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब जिस जगह से जिस ऑफिस से टेलीग्राफिक मैसेज सेंड करना था, जैसे ही वहाँ से ये मैसेज डिलीवर हो गया, उसके डिलीवरी के टाइम पर ही जिस पर्सन को ये सेंड किया जाना था, तो ये समझ लिया जाएगा कि जैसे ही ये डिलीवर हुआ, ये उस पर्सन को जिसको आप यानी जो एड्रेस ही था जिसे आप सेंड करना चाहते थे उसको भी सेंड हो गया। यानी जैसे ही टेलीग्राफिक ऑफिस से ये मैसेज सेंड हुआ, डिलीवर्ड हुआ, वैसे ही कंसीडर कर लिया जाएगा कि जिस पर्सन को आपने सेंड करना था उसे ये सेंड हो गया। इसको वैसे तो व्हाट्सएप मैसेज इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम लोग यही समझते हैं कि जैसे हम लोग किसी पर्सन को व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो हमारी तरफ से जब जैसे टिक हो जाता है तो ये समझ लें कि यहाँ पर ये टेलीग्राफिक मैसेज है, तो वहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब वो आपकी तरफ से टिक हो जाएगा तो इसका मतलब यही है कि जिस पर्सन को आप सेंड कर रहे हो वो बेशक अब जिस टाइम भी ऑनलाइन हो वो मैटर नहीं करता। वही समझा जाएगा कि जैसे ही इसकी तरफ से डिलीवर हो गया ना, कि जिसको वो मैसेज पहुँचाना चाहता था एड्रेसी को, ये समझ लिया जाएगा कि उसको भी वो सेंड हो गया है। ये कोर्ट इस टेलीग्राफिक मैसेज के हवाले से सिर्फ ये प्रिजम्पशन कर सकती है, बट द कोर्ट शैल नॉट मेक एनी प्रिजम्पशन एज टू द पर्सन बाय होम सच मैसेज वाज डिलीवर्ड फॉर ट्रांसमिशन। बट कोर्ट ये चीज़ प्रिज्यूम नहीं कर सकती कि जो पर्सन एड्रेसर है यानी जो सेंडर है आया इसी ने वो मैसेज सेंड किया है। इस हवाले से कोर्ट ये प्रिजम्पशन अडॉप्ट नहीं कर सकती कि सिर्फ और सिर्फ जिस जगह से जिस प्लेस से ये मैसेज सेंड किया जाना था टेलीग्राफिक ऑफिस से, वहाँ उस हवाले से तो कोर्ट प्रिजम्पशन कर सकती है कि जब वहाँ से डिलीवर हुआ तो हम लोगों ने ये प्रिज्यूम कर लेना है कि जिसको आप मैसेज सेंड करना चाहते थे उस तक पहुँच गया। लेकिन जिस पर्सन के ये सेंड कर रहा है, ये कौन पर्सन सेंड कर रहा है, इस हवाले से कोर्ट प्रिजम्पशन अडॉप्ट नहीं कर सकती कि आया ये इसी पर्सन ने सेंड किया हो। आर्टिकल 99 तो ऑलरेडी कवर है, तो आर्टिकल 100 प्रिजम्पशन
प्रिजम्पशन एज टू द डॉक्यूमेंट 30 ईयर्स ओल्ड, यानी अगर कोई 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर, तो इसके हवाले से कोर्ट क्या प्रिजम्पशन अडॉप्ट कर सकती है। तो आर्टिकल 100 स्टेट दैट वेयर एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग और प्रूव टू बी 30 ईयर्स ओल्ड, यानी अगर कोई डॉक्यूमेंट जिसके बारे में शो किया जा रहा है साबित हो चुका कि 30 साल पुराना है, एंड इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम एनी कस्टडी विच द कोर्ट इन द पार्टिकुलर केस कंसीडर प्रॉपर, और ये किसी ऐसी कस्टडी से प्रोड्यूस किया जा रहा है, यानी किसी ऐसे पर्सन की तरफ से प्रोड्यूस किया जा रहा है जो कि कोर्ट समझती है कि ये प्रॉपर कस्टडी से प्रोड्यूस हुआ है, तो कोर्ट अब इसके हवाले से क्या प्रिज्यूम कर सकती है। इसके जो कॉमा का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट द सिग्नेचर एंड एवरी अदर पार्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट, तो कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि इस डॉक्यूमेंट का सिग्नेचर और हर पार्ट विच परपोर्ट टू बी इन हैंड राइटिंग ऑफ एनी पार्टिकुलर पर्सन, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट आप पेश कर रहे हो कि 30 साल पुराना है, उसके बाद शो कर रहे हो कि इस फलां पर्सन की हैंड राइटिंग में है, तो कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि जो इस ऐसे डॉक्यूमेंट का जो है सिग्नेचर और हर हिस्सा इज़ इन द दैट पर्सन हैंड राइटिंग, यानी जिस पर्सन की हैंड राइटिंग में आप शो कर रहे हो कि है कि आप कहेंगे कि हाँ इसी पर्सन, कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि हाँ इसी पर्सन की हैंड राइटिंग में ही है इसके साइन भी इस डॉक्यूमेंट के, और हर यानी जो रिटर्न कंटेंट है जो है वो इसी पर्सन की हैंड राइटिंग में है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस पर्सन की हैंड राइटिंग। एंड इन द केस ऑफ अ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड और अटेस्टेड, और अगर ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट भी है टेस्टेड भी है, तो इस सिचुएशन में दैट वाज ड्यूली एग्जीक्यूटेड टेस्टेड बाय द पर्सन बाय हूँ, तो फिर कोर्ट जो है वो ये कंसीडर करेगी कि जिस पर्सन के बारे में शो किया जा रहा है ना कि इसी ने एग्जीक्यूटेड टेस्टेड किया है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि हाँ ठीक है इसी पर्सन ने इसको साइन किया है और इसी की तरफ से ये टेस्टेड है। यानी कि अगर एक डॉक्यूमेंट ऐसा जो कि 30 साल पुराना है उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर पेश किया जाए, प्रॉपर कस्टडी की तरफ से कोर्ट में ये प्रोड्यूस किया जाए, और उसके बारे में शो किया जा रहा हो कि ये एग्जीक्यूट है, अटेस्टेड है और फलां पर्सन की राइटिंग में है, ये इसके बारे में दावा किया जा रहा हो, चूँकि ये प्रॉपर कस्टडी से आया होता है, तो कोर्ट इसके हवाले से प्रिज्यूम करती है कि हाँ ठीक है ये ड्यूली एग्जीक्यूटेड और अटेस्टेड है, यानी जिस पर्सन के बारे में कह रहे हो कि इसी ने इसको एग्जीक्यूट किया है, साइन किया है, उसी का साइन किया है, उसी का एग्जीक्यूट किया है, उसी की तरफ से टेस्टेड किया है, उसी पर्सन की हैंड राइटिंग में, और कोर्ट इस डॉक्यूमेंट को जो है वो जेन्युइन ही कंसीडर करती है। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर जो है वो प्रॉपर कस्टडी को डिफाइन किया गया है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस आर्टिकल एंड आर्टिकल 92 के आर्टिकल 92 के अंदर प्रॉपर कस्टडी की टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई थी। वो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट आर सेड टू बी इन प्रॉपर कस्टडी, कौन सा कब डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपर कस्टडी में कंसीडर किया जाएगा, इफ़ दे आर इन प्लेस इन विच एंड अंडर द केयर ऑफ द पर्सन विद होम दे वुड नेचुरली, अगर ये उस पर्सन की प्रोटेक्शन में हो जहाँ पर इसको नेचुरली तौर पर होना चाहिए। बी बट नॉट कस्टडी इज इम्प्रॉपर इफ इट्स प्रूव टू हैव हैड अ लेजिटिमेट ओरिजिन और इफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पार्टिकुलर केस आर सच आर टू रेंडर सच ओरिजिन प्रोबेबल, लेकिन इसकी कस्टडी इम्प्रॉपर नहीं कंसीडर की जाएगी कि अगर तो ये साबित कर दिया जाता है कि ये लेजिटिमेट ओरिजिन से आया है, या फिर यानी कि बनता था कि इधर हो सकता था, या फिर सर्कमस्टांसेस मैटर करते हैं कि इसके ऐसे कि हाईली प्रोबेबिलिटी है कि ये इस सोर्स से आता, तो इस सिचुएशन में इसकी कस्टडी इम्प्रॉपर नहीं हो जाएगी। अब इसको इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि वो कह रहे हैं कि ए हैज़ बीन इन पोसेशन ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी ए की पोसेशन में एक प्रॉपर्टी थी काफ़ी टाइम पीरियड से। ही प्रोड्यूस फ्रॉम हिज कस्टडी डीड रिलेटिंग टू द लैंड, और इसने इसका जो कस्टडी डीड है इस लैंड से मुतल्लिक है वो इसने प्रोड्यूस की, शोइंग इस टाइटल टू इट, जिसके अंदर उसका टाइटल शो द कस्टडी इज़ प्रॉपर, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि उसके पास पोसेशन थी, वो ऑनर नहीं था, लेकिन काफ़ी टाइम पीरियड से उसके पास पोसेशन थी, तो लिहाजा जो उसकी एक्चुअल टाइटल डीड थी लैंड की वो उसने प्रोड्यूस कर दी, और अब चूँकि इसके पास काफ़ी टाइम से पोसेशन थी तो हाईली प्रोबेबिलिटी थी इस केस की कि इसके पास ही इसकी टाइटल डीड होगी, तो लिहाजा ये कंसीडर किया जाएगा कि कस्टडी प्रॉपर है। नेक्स्ट है आर्टिकल 101 जो कहता है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट 30 ईयर्स ओल्ड, यानी अगर किसी डॉक्यूमेंट जो कि 30 साल पुराना है उसकी सर्टिफाइड कॉपीज़ को उस 30 साल पुराने डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर कोर्ट में प्रोड्यूस की जाए तो उसके हवाले से क्या प्रिजम्पशन होगी,
The provision of Article 100 shall apply to such copy of a document referred to in that article as in a certified in a manner provided in Article 87 and is not less than 30 years old. यानी अगर तो कोई 30 साल पुराने डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस की जाए कोर्ट के अंदर, ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और वो डॉक्यूमेंट जो है वो जो सर्टिफाइड कॉपी है वो आर्टिकल 87 के अंदर जो सर्टिफाइड कॉपी के लिए तरीका बताया गया था कि कॉपीज़ किस तरह सर्टिफाइड होना चाहिए, उस तरह ही सर्टिफाई हो, तो आर्टिकल 100 की प्रोविजन उस सर्टिफाइड कॉपी के ऊपर भी एप्लीकेबल होगी, यानी इसे भी वैलिड ही कंसीडर किया जाएगा. एंड सच सर्टिफाइड कॉपी में बी प्रोड्यूस इन प्रूफ ऑफ द कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट और अ पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच इट परपोर्ट टू बी अ कॉपी. अब ये सर्टिफाइड कॉपी जिस डॉक्यूमेंट के बारे में शो किया जा रहा है कि ये इसकी कॉपी है, ये उस डॉक्यूमेंट के यानी उस जिस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बारे में शो किया जा रहा है ना कि इसकी कॉपी है, तो ये उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के या तो फुल कंटेंट को या फिर उसके किसी पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को साबित करने के लिए, यानी या तो उस डॉक्यूमेंट के मुकम्मल तौर पर साबित करने के लिए भी प्रोड्यूस की जा सकती है या फिर उसके किसी पार्ट को, किसी हिस्से को साबित करने के लिए भी प्रोड्यूस की जा सकती है वो सर्टिफाइड